उनको भी करा दो, इनको भी करा दो। भाई ये कोई ऊपर बैठने की जगह नहीं है जहाँ इतने सारे बच्चे चढ़ गए। भाई जो ऊपर है भाई नौजवान, इसका ध्यान रखना जिम्मेदारी से, ठीक है। तो दरियापुर के गांव के सभी सम्मानित लोग, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रताप सिंह जी, इधर मेरे दाएं हाथ पे खड़े मुझसे बड़े मेरे भाई, इधर मेरे बाएं हाथ पे सामने खड़े मेरे छोटे भाई, ऊपर वहां छत पे या यहाँ मेरे सामने बैठी मेरी माओ बहनों, मैं चंद्रशेखर आजाद 11 साल पहले स्वाभिमान सम्मान की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आया। लगातार 11 साल मैंने देश भर में घूम घूम के जो भी अत्याचार कमजोर वर्ग के लोगों पे होता है उनकी आवाज उठाने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया। इस बीच में मैं कई बार जेल में भी रहा। एक बार जब सहारनपुर में हमारे लोगों के साथ जुर्म जाती हुई, बहन बेटियों का अपमान हुआ, सदगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर को अपमानित किया गया, बाबा साहब की तस्वीर को अपमानित किया गया, बहन बेटियों को चोट मारी गई, तो मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए गया और 16 महीने मुझे जेल में बिताने पड़े। 10x6 की एक कोठरी में मैं 16 महीने रहा। जब पैर फैलाता था तो पैर दीवार में अड़ जाते थे और अगर सिर पीछे करता तो सिर दीवार में अड़ जाता था। वहीं रहना, खाना पीना, कपड़े सब वहीं, यहां तक कि शौचालय और तमाम तरह की सुविधा भी उस 10x6 की कोठरी में। और वो शाम के समय से एक समय में बंद हो जाती थी और फिर वो सुबह ही खुलती थी। 500 से ज्यादा दिन बैठते हैं 16 महीने में। मैंने वो बहुत परेशानियों का सामना करते हुए काटे। मेरे पास रास्ता था कि मैं घर में बैठ के आराम से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कोई अपना रोजगार करके अपने घर को चला लूं। मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया और फिर मैंने समाज की लड़ाई लड़नी दोबारा शुरू कर दी भीम आर्मी के माध्यम से। फिर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, जब गुरु घर तोड़ दिया गया, हमने वो आंदोलन लड़ा तो 66 दिन हम लोग जेल रहे। फिर मैं वहां से आया तो देश में एनआरसी का मामला आ गया था, मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा था, तो फिर मैं उस आंदोलन को धार देने चला गया, जिसमें मैं 29 दिन जेल में रहा और तमाम तरह के जुर्म मुझे सहने पड़े। फिर उसका खत्म हुआ। फिर राजस्थान में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बिहार में जहां भी कहीं जुर्म जाती हुई और मेरी जरूरत पड़ी, मैं वहां गया। बिहार में भी आज बिहार के साथी यहां हैं। मुन्ना पासवान नाम के एक हमारे साथी को घर में ही गोली मार के छलनी कर दिया गया। उसके परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वहां गए। एक ज्योति पासवान नाम की बच्ची, जिसको एक अपराधी ने उसकी हत्या करके, उसको अपमानित करके उसकी हत्या कर दी और सरकार के बहुत ताकतवर लोगों ने कहा कि आरोपी सरकार का बहुत करीब है, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसको भी 20 दिन में गिरफ्तार करवा के जेल भिजवाने का काम हम लोगों ने किया। हाथरस में जब हमारी बहन बेटी के साथ जुल्म हुआ और उसको कचरे की तरह जला दिया गया, उसके आरोपियों को भी हमने जेल में भिजवाने का काम किया, उनको सजा दिलवाने का काम किया। इस तरह से सड़कों पे मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। और जब किसी आरोपी को जो सोचता है कि मैं मालिक हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब उसको कोई सताता है, उसको वो कोई अपराध करता है और वो सोचता है सरकार हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो भीम आर्मी के लोगों से जेल जाता है, तो वो फिर ये भी मन में सोचता है कि यार इन्होंने हमें जेल भिजवाया, इनके खिलाफ भी हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर वो हमारे लोगों पे, हमारे कार्यकर्ता झूठे मुकदमे लगवाते हैं, जेल भेजते हैं, लाठियां बजवाते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाने काम करते हैं। और अगर इनसे भी नहीं रुके हम लोग तो फिर उन्होंने गोलियां भी मेरे ऊपर चलाई। अभी 6 महीने पहले 4 गोली मेरे ऊपर चली, लेकिन वो 3 गोली मुझे छू के निकल गई, एक गोली मेरी पीठ को चीरते हुए निकल गई, फिर भी मैं बच गया। फिर मैंने महसूस किया कि भाई सड़कों की लड़ाई से हम अन्याय होने पर न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें हर तरह के अधिकार दिए थे। उन अधिकारों को हम लोग किस तरह से प्राप्त कर पाएंगे, तो हमारी समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा
कि आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज अगर आप बाबू बने, आज अगर आप वकील बने, आज अगर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, आज आपके घरों में पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने हैं, आज अगर देश में तमाम तरह की आजादी हमें है, यह आजादी मांगने से नहीं मिली, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया है, तभी आजादी हमें मिली है। आज इस देश में महिलाएं भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती है, खेती किसानी करने वाला मजदूर का बेटा भी कुर्सी पे बैठ सकता है। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें दिया है। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इस देश में राजकाज करने और अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया था। लेकिन मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, कि आज भी अच्छे मकान, खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी, अच्छे कपड़े, रोजगार, जमीन, नौकरी, उद्योग, व्यापार, ये हमारे सभी लोगों तक नहीं पहुंचा। हाल तो ये है कि आज भी हमारे लोगों को जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होना पड़ता है और तमाम तरह की मुसीबतें उनके सामने हैं। उनको अपने बच्चों की शादी करनी हो तो उनको उधार पैसा लेना पड़ता है, या कर्ज लेना पड़ता है, या फिर जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो किसी से कर्ज लेना पड़ता है या कोई जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। अगर उनका बच्चा कोई बीमार हो जाए या कोई परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाए तो कर्ज लेके उनको अपने लोगों का इलाज कराना पड़ता है। सारी जिंदगी वो इन्हीं कामों में कर्ज उतारते उतारते उनकी गुजर। हमें वोट का अधिकार दिया और ये नारा भी दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में जिनको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सैनी समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे प्रजापति के हों, कश्यप के हों, विश्वकर्मा के हों, मौर्य के हों, साक्य के हों, कुशवाहा के हों, जाट हो, गुजर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, यादव हो, तमाम जातियां, दलित, पिछड़े वर्ग की, जिनको भारतीय संविधान के आने से पहले बराबर के अधिकार नहीं थे, उनको अधिकार दिलाने का काम संविधान ने किया। आज जब वो कुर्सी में बैठने लगे तो जो लोग राजकाज लंबे समय से कर रहे थे, उनको ये लगा कि जिनको हम जाति के आधार पर अपमानित करते थे, जिनको हम धर्म के आधार पर मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को अपमानित करते थे, इस संविधान के जरिए वो लोग कुर्सी में बैठने लगे हैं। अगर हमने जल्दी से ये संविधान खत्म नहीं किया तो कल ये लोग इस देश में राज करेंगे, गरीबी बेबसी खत्म करके अपने आप तरक्की करेंगे। लेकिन जहां हम लोग इस देश में अपने लोगों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दुश्मन भी भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस बार हमने ताकत बना के उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो हो सकता है आने वाले कल में वोट का अधिकार भी हम पे ना रहे, चुनाव भी इस देश में ना हो, और जो सुख सुविधाएं अभी हमारे बहुत सारे लोगों तक पहुंची और 80% लोगों तक नहीं पहुंची, उनका जीवन वहीं का वहीं रुक जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल कड़वे शब्दों में मेरी बात को आप गौर से सुनना। क्या ये गरीबी की जिंदगी में जीना किसी भगवान ने हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में लिखा है? बताओ किसने लिखा? अगर लिखा होता तो आपके बीच से ही पढ़ लिख के कुछ लोग नौकरी पेशे में जाके उनके घर बार अच्छे कैसे हुए होते, आप बताओ। क्या इनका घर अब से 50 साल पहले ऐसा ही था? बताओ, आप तो इसी गांव के लोग हो, नहीं हो? जब ये पढ़े लिखे और बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों की वजह से इनको नौकरी मिली, 50-60 हजार रुपए महीने कमाए, तो अच्छा घर बनाया, अच्छे अपने परिवार को सुख दी, बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उनके बच्चे फिर कामयाब होने लगे। सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने, क्योंकि जब उनकी आप वो बच्चे कामयाब होंगे तो उनकी जेब में पैसा आएगा तो आपकी गरीबी दूर होगी। आप महसूस करो, सरकार 500 रुपए पेंशन देती है विधवा, 500 रुपए पेंशन देती है वृद्धा, 500 रुपए पेंशन देती है विकलांग को। आप ये बताओ 500 रुपए में कितने दिन भोजन आता है? तो अब आप महसूस करो, जिनको बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासन करने के लिए दिया था, वो अपनी जिंदगी को उन्होंने राशन पे वो कर लिया। राशन तो इस देश में जानवर भी खाते हैं। अगर आपने पशु पाल रखा हो
वो भी जो राशन खाता है उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। आपकी गरीबी बेबसी कैसे खत्म होगी, आपके घरों में सुख सुविधाएं कैसे आएंगी, उसका एकमात्र रास्ता ये है कि आप वोट से अपनी ताकत बनाओ। जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे आपकी कोई पूछताछ नहीं होगी। अब मैं क्या करूं, आपकी सोच ही राशन तक की होगी। राशन क्या होता है, मेरी बात पर गौर करो, आपस में बात मत करो। क्या होता है राशन, कितना राशन देते हैं, 4 किलो 6 किलो। जब ये राजकाज आएगा आपके घरों में राशन रखा भी नहीं जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। कहां हवा में घूम रहे हो आप, बताओ। अडानी अंबानी के लोग राशन पे जीते हैं क्या, बताओ भाई। अडानी अंबानी के परिवार के लोगों को राशन की लाइन में लगना पड़ता है क्या इस देश में? देखो, फिर चुप हो जाओ, आपस में बात मत करो। आपकी समस्या यही है, आप ये सोचते हैं आपस में बात करने समस्या हल हो जाएगी। समस्या अगर आपस में बात करने से हल होती तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने चाचा बच्चे की कुर्बान करने पड़ते। मेरी बात पूरी हो जाए अम्मा तो बहुत अच्छा होगा। ये जो अपने घर का गुस्सा है ये मेरे ऊपर मत निकालो। अगर आपके गांव में कोई आता है तो आप इस तरह का व्यवहार करते हो क्या है? को ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। ये अम्मा जवाब देगी। पिछली बार किसको वोट दी थी लोकसभा में, किसको दी थी लोकसभा में वोट पिछली बार? जीता कौन था? कौन कह रहा है कौन जीत गया था? नहीं नहीं, झूठ बात है। आपके वो हैं यहाँ, आपके पति हैं, आपका बेटा है यहाँ, कौन है? इनके बेटे हैं क्या यहाँ? ये बेटे इधर देखो, ये पीछे मत भागो। ये ऐसी औलादे पैदा करोगी तो यही होगा इस देश में। ये इधर को पकड़ के सामने लाओ, इधर लाओ। ये समय की वैल्यू, तुम पागल हो गया है? नहीं नहीं भाई, खड़े हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। पिछली बार लोकसभा में तुम्हारी मम्मी ने बसपा को वोट दिया हाथी के निशान पे। कौन जीता था पता है तुम्हें? कौन जीता था भाई, बताओ तुम सब लोग। हाथी वाले जीता था, कोई और जीता था? पता तो तुम लोगों को है नहीं। जो तुम्हें झूठ पड़ा देता उसी को मानने लग जाती है। फिर अब शांत होकर सुन लो। अभी मैंने आपके गांव के लोगों से आपको झूठा साबित करा दिया। आपने पिछली बार लोकसभा में जिसको सवाल ये है, मेरी बात पे गौर करो। आप जिनको वोट देके नेता बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो सदन में जाके आपके लिए बोले। जब वो जाके सदन में बोलेंगे तब सरकार आपकी समस्याओं को सुनेगी। इस देश में लोकसभा के 500 से ज्यादा मेंबर चुने जाते हैं। वो मेंबर अलग अलग क्षेत्रों चुने जाते हैं। वो आपकी वोट से आपकी आवाज बनने के लिए वहां जाते हैं। जब वो जाके सदन में ये नहीं कहेगा कि मेरे क्षेत्र में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, तो सरकार आपको पेंशन क्यों देगी? जब वो जाके ये नहीं कहेगा मेरे क्षेत्र में लाखों नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भत्ता भी नहीं मिलता, उनके माँ बाप ने खून पसीना लगा लगा उनको पढ़ाया है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे उद्योग धंधा लगवा दो जिससे कि उनको भी नौकरी मिल सके। जब तक वो इस बात को नहीं रखेगा सरकार आपकी सुनवाई नहीं करेगी। आपके यहाँ खो की भी समस्या है, आपके यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, आपके यहाँ सड़कों की भी समस्या है, आपके यहाँ और तमाम तरह की समस्या है। लेकिन आप थोड़ा रख सकते हो। आप जिस व्यक्ति को वोट देके भेजोगे वो पार्लियामेंट में जाकर रखेगा। वो वहां कहेगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है। जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ के लाखों नौजवानों को घर पे रोजगार मिलेगा। जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो अपनी माँ के आंसू पूछने का काम करेंगे। जब वो यहाँ का आपका नेता, चुनाव नेता जाके कहेगा पार्लियामेंट में कि जब ऋषिकेश में एम्स बन सकता है तो आप वहां नगीना लोकसभा क्षेत्र में नूरपुर में भी एम्स बन सकता है। जब वो जाके कहेगा तब जाके सरकार यहाँ पैसा भेजेगी, तब जाके हॉस्पिटल बनेगा। अगर वो नेता नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर वो नहीं कहेगा नेता जाके कि मेरे क्षेत्र में बहन बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है, तो सरकार क्यों बनाएगी? जब आप महसूस करो मैं आपके गांव में आया और आप मुझे कोई समस्या नहीं बताओ, आप मुझे को सब अच्छा है मैं चला
जब तक आपके बीच का जिस व्यक्ति को आप वोट दो वो जाके नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा। ये आपकी बात सही है, मैं उसको बाद में कहता, लेकिन आप बीच में बोलने लगी कि भाई वोट तो देंगे केतली को और चला जाएगा मोदी को। आप मेरी बात को सुनो, इस देश में आपसे ज्यादा चिंता इस बात की हमें है। हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। हमें ज्यादा चिंता है कि हमारे वोट की चोरी ना हो जाए, इसलिए हम इसका इंतजाम पहले से करके चल रहे हैं। और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद नहीं है। इसके लिए हमने अपनी और कई तरह की तैयारी की है कि हमारी वोट जो है चोरी ना हो। आप उसकी चिंता मत करो, हमें ज्यादा चिंता है क्योंकि हमें देश के संविधान को बचाना है और साथ साथ ये गरीबी बेबसी से अपने लोगों को भी निकालना है। मेरे लाखों नौजवान भाई पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए वो जवाब दे दें। आप ये बताओ, इनकी चिंता कौन करेगा? चलो ये तो ये पीढ़ी है, ये मेहनत मजदूरी करे कमा खा लेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस देश में कहां से स्कूल जाएगी, कहां से रोजगार करेगी? आने वाले बच्चे जो यहाँ बीच में बैठे उनका क्या होगा? हम तो बहुत सारी चीजों में बात करते हैं कि जो पेंशन 500 रुपए मिलती है उसको 5000 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ, अगर आपके बेटे को रोजगार मिलेगा या आपको कुटीर उद्योग लग के घर पे रोजगार मिलेगा, 10-20 हजार रुपए कमाओगे तो किसी के राशन पे डिपेंड क्यों रहोगी? जब आपकी जेब में पैसा होगा तो अपने को बढ़िया से बढ़िया राशन खरीदना, जिसको चूहे भी नहीं खाते वो राशन देते हैं वो आपको। आप मजबूरी में उसको खाते हो क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। आप राशन रूशन के चक्कर मत पड़ो। राशन कहां से लाते हैं? आप ही के टैक्स के पैसे राशन लाते हैं वो लोग। हम देखो फिर कह रहा हूं, बहुत कुछ परिवर्तन होने हैं, लेकिन समय समय पे होंगे जब आप ताकत बनाना शुरू करोगे। आज चंद्रशेखर छोटा सा है, आप वोट की ताकत दोगे, चंद्रशेखर बड़ा होता जाएगा। जब चंद्रशेखर बड़ा हो जाएगा के साथ नहीं, हर बहन बेटी के लिए कह रहा हूं, किसी गुंडे बदमाश को आंख उठाने की इजाजत नहीं देंगे किसी बहन बेटी की तरफ। अपने भाइयों को, चाहे वो धर्म के नाम पर मुसलमानों को, चाहे वो दलितों को, पिछड़ों को जो मारपीट की जा रही है, जो उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इन सारे जुल्मों पर रोक लगाएंगे। लेकिन कैसे? जब आप वोट की ताकत से चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली भेजोगे। समझ रहे हो? अगर आप किसी पैसा लेके, शराब लेके या कोई सुविधा लेके किसी और को वोट दे दोगे, चंद्रशेखर क्या कर लेगा? फिर मैं आऊंगा, आप मुझसे कहना चंद्रशेखर देख भाई हमारे तो कुछ बना नहीं, तो चंद्रशेखर क्या करेगा जब आप अपनी वोट को किसी और को दे दोगे? समझ रहे हो? अगर अपनी जिंदगी बदलनी है, आप महसूस करो, अगर आपको अपना घर अच्छा बनाना हो तो आपको अपने घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अगर सुख सुविधा चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपको हमारा चुनाव निशान पता है क्या है? जोर से बताओ। इतनी कम आवाज में ही रहोगे तो फिर कौन सुनेगा तुम्हें? जोर से बोल के बताओ। अब मुस्कुरारी, अब जोर से बोल के बता। माँ मेरा रुक जाओ, अकेली बोलेगी अब। क्या हमारा चुनाव निशान? अकेली बोल के बताएगी। केतली। अब ये भी बता दो कि केतली को ही वोट दोगे या किसी और को वोट दोगे? पक्का? ये वाली केतली है मेरी, केतली आपकी केतली है हमारे। पक्का? अच्छा इधर भी देखो क्या लिखा, जल्दी से फिर क्या लिखा? एक नोट जल्दी बताओ क्या लिखा है। हाँ, तो जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इसका ढक्कन खोल दो कि चाहे आप अपनी मेहनत की कमाई से, जिनका मुकाबला कर रहे हैं ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत साधन संसाधन है, सारी मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है, सारे अधिकारी उनके, पुलिस उनकी, उनसे मुकाबला करने के लिए। क्योंकि मैं तो 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूं। मैं तो कोई ना नौकरी करता, ना रोजगार करता, ना उद्योग चलाता, ना मैं खेती करता, मैं तो यही काम करता हूं, आपको जगाने का और आपकी आवाज उठाने का। तो मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करो, लेकिन अपनी मेहनत कमाई से मदद जरूर करो, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मेरा ये विश्वास है, अगर आपने मेरी इस बात को मान लिया जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि अगर इस बार आपने परिवर्तन के लिए वोट दिया तो फिर आपको बहुत जल्द आपके ऊपर आपकी गरीबी बेबसी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। खुश हो, खुश हो। तो मैं आपसे, नमाज का टाइम हो गया। हाँ, नमाज का टाइम होगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस आंदोलन में सहयोग करें, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कुछ दें, जिससे कि उसके जरिए हम इस लड़ाई को लड़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा हरपाल सिंह जी का
प्रताप सिंह प्रधान जी का, धनवीर सिंह जी का, अनिल कुमार का, ब्रजेश कुमार का, नरेश कुमार का, अवनीश कुमार का, विष्णु भाई का, मनोज कुमार का, दिलशाद मलिक का, अमर सिंह का, मलखान सिंह जी का, विनय कुमार का, रामनाथ सिंह जी का, इकबाल अहमद मिस्त्री जी का, सैनी साहब का और मोहम्मद